सर मैं आपकी इजाज़त से वाजिद खान जी। हाँ, एक सिर्फ जी इनकी बेगम इसलिए भी नाराज नहीं होती इनसे क्योंकि इन्होंने अपनी बेगम को ज़ौजा माइदा का दर्जा दे रखा यार फर्स्ट टाइम सुना है ज़ौजा माइदा। अच्छा वाजिद साहब, आप किस तरह आए स्टेज पे, पहले नाम कमाया फिर टीवी पे और अब तो माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया पहचानती है, कैसे आपका आगाज़ कैसे हुआ था? बड़ा साहब आगाज़ तो सब आर्टिस्टों का एक जैसा ही है कि भी स्कूल में कॉमेडी करते थे, ज़रा हंसमुख थे, ज़्यादा शरारतें करते थे, तो दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि थिएटर करें आप, तो अपना कोई चांस बनाएं आप, बेहतर है आप में विटी हैं, ज़रा एक है पोटेंशियल। तो दूसरा मुझे एक वो भी था आसरा के मेरे भाई हैं बड़े ज़फ़री खान साहब, जो बहुत कम लोगों को पता है। ये आज मुझे मेरे पे भी इंकशाफ आज हुआ है कि ज़फ़री खान साहब आपके बड़े भाई हैं। तो वो उन दिनों में थिएटर किया करते थे, तो बस एक रास्ता नज़र आ रहा था कि भाई यहाँ तक चले जाते हैं तो पीछे चला जाऊँ, तो ऐसे ही बस आगाज़ किया, शुरू होते माशाल्लाह। फिर पहले कौन सी चीज़ हिट हुई, यानी लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, वो कौन सा लम्हा था जब आप समझते हैं कि शोहरत मिली? ना वड़ैच साहब दो मसाइल ने, एक तो है कॉमेडी की दुनिया सब तो अहम चीज़ जी साढ़े पाकिस्तान जी वो है बंदा थोड़ा काला होवे, गंजा होवे, मोटा होवे, कसमैला जिहा होवे, और आप तो सारे ठीक है, आप सारा बेहतर हीरो है, हीरो टाइप है मतलब। मैं वही कह रहा हूँ, हम जैसे जो लोग हैं, जैसे हमारे सीनियर सुहेल अहमद साहब भी, ऐसे जितने भी, या जब चंद साहब आते थे तो लोग वो पहले ही क्या लगाना शुरू कर देते थे कि एक खास अमानुल्लाह साहब जैसे आते थे, लोगों को बब्बू बराल साहब टिंड थी और एक स्टाइल था, मस्ताना साहब का भी बड़ी बड़ी आंखें बना लेनी और एक स्टाइल डाल लेना। तो साढ़े वर्गियां ਨੂੰ जरा ਬਹੁਤਾ मसला सी कि भाई ये थिएटर ते मुंडे किस तरह करनगे चिट्टे गोरे ने और ये वो। खैर वो चलते वक्त गुजरता रहा, समझे आप, लर्निंग पॉइंट में रहे। फिर एक प्रोग्राम मैंने किया, बहुत अच्छा शो था, पता नहीं अब टीवी का नाम लेना या नहीं, ले खबरनाक शो, खबरनाक के साथ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ किया, तो वो बना मेरा समझिए एक शनाख्त का असल वजह। हालांकि उससे पहले मैंने और भी कॉमेडी शोज बहुत किए हुए थे, कराची से भी, लेकिन टीवी पे बाकायदा मुंसलिक होना इस तरह से हुआ जिससे प्रॉपर एक माहौल बन गया सब कि लोगों में एक शनाख्त बन गई, और उसके बाद माशाल्लाह सफर करते करते हम एक हैं। जबरदस्त। आमिर जाफरी साहब के बाद मैंने भट्ट साहब के पास आना है। आपने ये गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, अब 800 स्कूल हो गए हैं, और जब मैं गजाली एजुकेशन के बारे में सुनता था तब गालिबन 200 स्कूल या 300 स्कूल थे, और यानी ये सक्सेस स्टोरी मेरे सामने की है। वाह, यानी इतने स्कूल हो जाना और वहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि पता चला कि जी दूसरे मज़ाहिब के बच्चों के लिए भी स्पेशल आपने स्कूल खोले। तो आप बाहर चले गए थे और बाहर पढ़ लिया आपने, वहाँ पे नौकरी की ऑफ़र भी हो गई, फिर छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए? हाँ, ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और आपके तवज्जो से जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, और ख़ास तौर पे आज के हवाले से कि मुझे अच्छी तरह याद है जब फ़ारूक में अपनी स्टडी मुकम्मल करके वापस आ रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की इमिग्रेशन पे जब उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने देखा कि मेरा वो स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, और तो उससे मुझे पूछा कि तुमने स्टडी मुकम्मल कर ली है? मैंने कहा हाँ जी मैंने स्टडी मुकम्मल कर ली है। तो कहने फिर वापस क्यों आ रहे हो तुम? ठीक है, तो मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैंने इसमें वापस आना है। उनके लिए हैरानी, हाँ हैरानी की बात थी कि भाई एक आदमी गया है 2004-05 में, तो वो आमतौर पर लोग पढ़ने के लिए, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे कई बुजुर्ग भी कहते थे कि अभी वापस नहीं आएगा। तो ज़हन में आया नहीं आपको? ऑफर भी हुई जॉब? जी ऑफर मुझे बहुत हुई, तो फिर क्या मैं बड़ा पॉपुलर था वहाँ पर, मैं रेडियो प्रोग्राम वहाँ पर करता था, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ ठहर जाए। जो आपने कहा कि आपने जब देखा तो 100-150 स्कूल थे उस वक्त जब मैंने इसको ज्वाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला का फजल और एहसान ज़्यादा है कि 850 तालीमी इदारे पाकिस्तान के देही इलाकों में। ज़बरदस्त माशाल्लाह। भट्टी साहब जी, भट्ट साहब वो आपका आता था शो, क्या नाम था उसका? हम दूध के दुल्हे। हाँ। वहाँ से शोहरत मिली आपको, आपका पॉइंट यही था? हाँ, उससे पहले मैं कर रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन जो वजह शोहरत बना वो क्या, ये नाम भी इसका बड़ा अनोखा है। हाँ। और फिर आपके काम भी हमने देखे बड़े अनोखे हैं। कभी आप बता रहे होते हैं केचप नकली है, सारी ये हर खाना दुला कर तो खाते हैं, जायका रह जाता है उसमें फिर। वो तो भाई ये टेस्ट बताते हैं कि इसका जायका ये चेंज आदमी लोग की मुंह धो के खा लेते हैं। भट्टी साहब ये प्रोग्राम किया, कितने साल किया? और हम तो पूछें दिलचस्प वाकयात, आपके तो खतरनाक होंगे क्योंकि आप तो लोगों का जब काम जाकर करवाते हैं, तो क्या क्या हुआ? कोई एक आधा वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहें? और ये प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या था, आप चेक क्या करते थे? उसमें बेसिकली तो वो था प्रोग्राम, एक रियलिटी शो था जी, उसमें हम छापे मारते थे, और मेरी चूंकि थी बैकग्राउंड के मैं फूड पे ज़्यादा काम कर रहा था। मैंने पाकिस्तान में सबसे पहली कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई, बिल्कुल, कंज्यूमर कोर्ट्स भी हमने बनवाई, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में भी मैं शामिल। आपकी वजह से तो हम खाना खा रहे हैं। तो वो फिर हमने इसको जब ये शुरू किया
तो जाके बल्कि आज इनको मैंने खाना नहीं लेके खाया, खाना खाने में इन्होंने एहतियात खाना किया, नहीं क्योंकि फूड में रहे हैं ना, इन्हें पता है क्या होता है इसके अंदर। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਪੱਕਾ ਘਰ। अच्छा, तो वो फिर ये है कि हम जब इनको लेके जाते थे कि यार इन्होंने चेक करने के लिए, मेरे पास अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था। अच्छा। मेरे जो बंदे थे वो बाकायदा अब इतनी क्रेडिबिलिटी बन चुकी हुई थी कि वो रैकी करते थे, इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर हम उसे वेरीफाई कैसे फिर करते इसका थे। मतलब हम आपसे बात सोच के क्या करें इंटेलिजेंस में? नहीं तो नहीं, अपना फूड के लिए, तो उसके लिए मेरे जो बंदे हैं वो इस तरह नहीं है कि आप रैंडमली चल जाएं। मसलन को प्रेमिसेस है, वहाँ पे अंदर 2 नंबर चीज़ें बांधनी, तो उसको साबित करना ना, उसको आपने साबित कैमरे करना पे लाना है। उसके लिए पहले हम रैकी करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या हाँ, नहीं बिल्कुल है। ठीक। बंदे जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे किसी के प्लग में कचरा आ जाए, वहाँ पे सामने किसी के बाइक की चेन उतर जाए, उसके नज़दीक अगर चाय का खोखा है तो वो वहाँ बैठ के अखबार पकड़ के चाय पी रहा है और उनकी रैकी कर रहा है, नोट कर रहा है। तो कि जी वो कभी- कितने बजे गेट खुलता है, क्या चीज़ अंदर जाती है, क्या बाहर आती है, क्या किस किस्म की प्रोडक्ट्स आती हैं, तो ये सारा कुछ उसको वेरीफाई कभी करके आप हम- एक्सपोज करने गए हो और आगे से वो डंडे निकाल लिए उन्होंने? बहुत जगहों पे, अच्छा। बहुत जगहों पे तो हड्डियां बचते भी कैसे टूटी, थे? हड्डियां भी टूटी, फ्रैक्चर हुए, बल्कि एक बार तो ये हुआ कि ਯਾਨੀ ਹੈਗੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में ठीक है। एक फैक्ट्री थी, उधर अंदर जो वर्कर था उसने हमें बताया कि यहाँ पे गंदे अंडे इस्तेमाल होते हैं और गंदे अंडों से एग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। और ये फिर बड़े बड़े उसको बिस्किट बनाने वाले और ये लोग ले जाते हैं, ਓਏ ਹੋਏ। और उसमें ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में ये मुख्तलिफ केक मिक्स पाउडर नहीं उसमें मिलता, डालते हैं, उसमें हाँ जी, वो जो केक मिक्स पाउडर मिलता है मुख्तलिफ ब्रांड्स का, उसके अंदर भी वो डलता था। ਓਏ ਹੋਏ। तो अब हमें बड़ी इसकी तकलीफ कि यार गंदे अंडे जो है इनको लिए तो SOP है कि इन्हें ज़मीन में दफना देना चाहिए गड़ा खोद के। तलफ करें। जी, अब अंदर बंदा जो है वो इसरार करे कि हमारी फैक्ट्री में होता है, हमने वहाँ पे उसे चेक किया लेकिन वो कुछ नहीं निकला अंदर से। हमने उसे कहा कि यार तूने तो ऐसे तो इन पे इल्ज़ाम लगाया है। उसने कहा नहीं सर, रात के टाइम इनका एक ट्रक आता है। अब हमने फिर रात का इंतज़ार किया, रात को हमने उसके जितने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के एंट्री पॉइंट्स थे और उनके गली के कॉर्नर उधर भी बंदे खड़े किए, वाकई एक कंटेनर आया, उसमें 72,000 गंदे अंडे थे और वो अंदर एंटर हुए हैं। उसने अंदर से हमें इन्फॉर्म किया कि जी यही पहुंच गया है। अब इनको अंडों को तोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने तोड़ना शुरू किया और मशीन में, उस वक्त हम पहुंचे। ਓਏ ਹੋਏ। फिर उन्होंने फिर सिर्फ अंडे नहीं तोड़े, फिर उन्होंने अपने डंडे आप पे तोड़े। भी तोड़े। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋੜੇ। नहीं, अंडों वालों ने मौसम भट्टी पे डंडों की बारिश कर दी। दर्दों की बात है। अच्छा, ये शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।